हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे फरवरी 2025 का नवोदय का जो पेपर है उसके आंसर शीट डिस्कस करेंगे। ये वाला जो सीरीज है परीक्षण पुस्तिका कोड वो एच है, तो हमारे पास एच है। आपके पास कोई और भी हो उससे मैटर नहीं करता, आप क्वेश्चन को देख करके मैच कर सकते हैं अपनी परीक्षण पुस्तिका। ये पहले प्रश्न है खंड फर्स्ट, इस वाले सीरीज में खंड फर्स्ट ये वाले हैं। हो सकता है तुम्हारा कोई दूसरा कोड हो, तो हो सकता है कि चेंज हो। ठीक है, भाग फर्स्ट, इसमें क्या है, इसमें अलग छांटना है। इस आकृति में अलग छांटना है, तो एक का ए सही है, दो का सी सही है, तीन का ए सही है, इस वाले प्रश्न में ए सही है, तीन का ए सही है, चार का सी सही है, और पाँच का इधर देखते हैं। ये वाले जो प्रश्न हैं पाँच से, इसमें क्या है, 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका की प्रश्न की संगत के संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है, तो इस वाले में 5 नंबर जो क्वेश्चन है, इस वाले का आंसर बी है। हो सकता है आप में कोई दूसरा क्वेश्चन हो, लेकिन आप क्वेश्चन को मैच करिएगा, कि क्वेश्चन नंबर को मैच मत करिएगा, क्वेश्चन कैसा दिख रहा है, आकृति कौन सी है, इसको मैच करिएगा। 5 का बी सही है, 6 का बी सही है, 7 का डी आंसर है, ये वाला आंसर है। हो सकता है आपकी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र की पुस्तिका में आपका जो ऑप्शन है वो भी इधर उधर कर दिया गया हो, पर आप ये देखिए कि इस वाले में जो ऑप्शन मिल रहा है वो अपने में किसी और ऑप्शन में भी होगा, तो उसको आप लोग टिक लगाइएगा अपने में, वो आंसर सही होगा। ऐसे 7 का डी ऑप्शन है, 8 का बी ऑप्शन है। अगले पेज पे क्या आता है, अगले पेज पे ये पूर्ण करना है, इस आकृति को कंप्लीट करना है। इस आकृति को कंप्लीट करना है, 9 से 12 तक नंबर है, 9 से 4 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। 4 के क्वेश्चन के ग्रुप में क्वेश्चन हर पेज पे दिए गए हैं मोस्टली। तो 9 का जो ऑप्शन है वो डी सही है, मतलब कि यहाँ पर एक बिंदी रहेगी और ये एक गोला अर्धगोला बनेगा, एक चौथाई गोला बनेगा, उसके बाद एक लाइन बनेगी और ये इससे आकृति पूर्ण हो जाएगी और कोई दूसरी आकृति इसमें नहीं बैठ रही है। 10 का डी ऑप्शन सही है, 11 का ये वाली जो आकृति है इसमें डी सही है, इस प्रकार से जो दिख रही है वही यहाँ पर सटीक बैठेगी डी वाली, और 12 का बी सही है, ये वाली जो आकृति इसमें पूर्णता बैठ जाएगी, तो ये पूरी आकृति कंप्लीट हो जाएगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट पे आते हैं भाग 4 में। ये पेज नंबर वाइज भाग भी डिवाइडेड हैं, तो यहाँ पर 13 से 16 4 क्वेश्चन का ग्रुप है। इस वाले क्वेश्चन में 3 आकृतियाँ का आपस में कुछ संबंध है और चौथी आकृति को भी ढूंढ करके लाना है कि वो आकृति का तीसरे से चौथे का क्या संबंध होगा। पहले से 3 का दिया गया संबंध और तीसरे का चौथे का संबंध हमें ढूंढ करके आकृति को कंप्लीट करना है, उसका सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर इस वाले 13 नंबर ऑप्शन में यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। इसमें देखिए तीलियां कम होती जा रही हैं, 3 तीलियां हैं, ये 2 तीलियां हो गई, ये 1 तीली हो गई, यहाँ पर 0 तीलियां होगी, और ये घूम भी रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो ये भी हो गया। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन सही है। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर में ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी में आप ये देखिए, आपका क्वेश्चन सेम होगा, एग्जैक्ट सेम होगा, बस ऑप्शन इधर उधर हो सकता है कर दिए गए हों और क्वेश्चन को भी इधर उधर कर दिया गया हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भाग है वो इधर इधर था, मतलब राइट हैंड कॉर्नर में नीचे डाउन में था, फिर इधर चला गया भाग, इधर चला गया, फिर ये वाला इसमें आ जाएगा, इस वाले माइनस की जगह पे हो जाएगा, तो माइनस की जगह पे भाग आ गया, इसमें है और इसमें है, इन दोनों में, और ये जो चिन्ह है ये भी सर्कुलेटली घूम रहे हैं, तो इसमें से अगर मिलाएंगे मैच करेंगे तो 14 नंबर का सी आएगा ऑप्शन। 15 नंबर का हमारे पास डी ऑप्शन आएगा, इसमें एक बिंदु यहाँ पर रहेगा बीच में और एक स्टार रहेगा, क्रॉस रहेगा, इक्वल टू रहेगा। अभी हम पूरा पेपर को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम मोस्टली फोकस कर रहे हैं कि हमारा आंसर क्या है और आपका आंसर क्या आया है। आपके जो प्रश्न पत्र पत्रिका है उसको चेक करिए, आप अपना
अनुमान लगाइए कि आपका नाम उसमें नवोदय में आ सकता है या नहीं आ सकता है। अगर 75 के ऊपर है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके नाम आने के। उसके बाद 16 नंबर का जो है वो ऑप्शन नंबर बी सही है, ये ए नहीं है, ए नहीं सही है, ये बी ऑप्शन सही है। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, बी ऑप्शन सही है। इसमें देखिए, इसमें जो तीलियां हैं वो कम होती चली जा रही हैं। 3 हैं तीलियां, फिर 2 तीलियां बचेंगी 3 के बाद, यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर 5 हैं। ऐसे फिर से मैं बता रहा हूँ कि मैं डिटेल में क्वेश्चन को नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं मेनली फोकस कर रहा हूँ कि आपका आंसर क्या आया है और सही आंसर क्या है उसको मैच करने के लिए। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी सही है। बाहर एक गोलार्ध है, अंदर एक त्रिभुज है, फिर अंदर एक चौकोर आकृति है, मतलब कि वर्ग है। ठीक है, 17 नंबर का ये सही है। इनमें क्या है, इन आकृतियों में 4 का जो ग्रुप है, इन आकृतियों में पहला का दूसरे का साथ संबंध जो बन रहा है वही संबंध हमें तीसरे का चौथे आकृति के साथ बनाना है। ठीक है, यहाँ पे जो समानुपात लगा है, और अनुपात का मतलब ही यही होता है कि इसका इसके साथ संबंध बनाना है, इसका इसके साथ संबंध, जो संबंध इसका इसके साथ बन रहा है वही संबंध इसका इसके साथ बनाकर देखना है। हमें आकृति बी नंबर मिल रही है, और 18 नंबर ये पेपर हमने पहले सॉल्व किया है, उसी हिसाब से हम बता रहे हैं। आप लोग चेक करते जाइए और अपनी कॉपी में जरूर लिखते जाइए कि कौन सा आपका ऑप्शन आया है, और बाद में पेपर पूरा डिस्कस होने के बाद में आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। 18 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 19 का ऑप्शन नंबर सी सही है। ये देखिए, ऑप्शन को भी देखते जाएं कि कैसा बना है। ये देखिए, यहाँ पर ये 2 भरे हुए बॉक्स हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में अप पे 2 भरा हुआ बॉक्स है, इधर बॉक्स भरा हुआ है, और ये दोनों खाली बॉक्स हैं अंदर वाले, और ये शेडेड पोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर 19 का सी ऑप्शन सही है, 20 का बी ऑप्शन सही है, 20 का बी ऑप्शन सही है। देखिए, यहाँ पर एक त्रिभुजाकार है, 2 डंडियां हैं, बीच में गोला है, उस वो गोला जो है वो मतलब कि शेडेड नहीं है। ठीक है, और 21 का, इसमें आकृति को पूर्ण करके हमें दिखाना है कि आकृति को, जैसे कि ये गोला है तो ये हाँ कुछ कटा हुआ भाग है, इसको कौन सी आकृति इसमें लाई जाए तो ये पूरा कंप्लीट गोलार्ध बन जाए। ठीक है, वृत्त बन जाए, त्रिभुज बनेगा, वृत्त बनेगा, वर्ग बनेगा। ठीक है, इन तीनों में से कोई हमें कंप्लीट करना है। अगर त्रिभुज की तरह दिख रहा है तो त्रिभुज बनेगा। ठीक, तो 21 नंबर का ऑप्शन सी सही है, 22 नंबर का ऑप्शन ए सही है, 23 नंबर का ऑप्शन जो है सी सही है। देखिए, यहाँ पर त्रिभुज को कंप्लीट किया गया है। इसमें क्या बात की गई है, 3 चीजें, त्रिभुज, वर्ग, वृत्त। ठीक है, तो इसमें कंप्लीट करना है। इसमें वर्ग को कंप्लीट किया गया, इसमें वर्ग को कंप्लीट किया गया, इसमें वृत्त को कंप्लीट किया गया, इसमें वर्ग को, इसमें त्रिभुज को कंप्लीट किया गया है। 23 नंबर का सी ऑप्शन सही है, 24 नंबर का ऑप्शन डी सही है। ये वर्ग है। हाँ, तो 25 नंबर पे आते हैं। हमारा जो आकृति है 25 नंबर, इसमें मिरर वाली आकृति दी गई है कि ये जो प्रतिबिंब, इसके आगे प्रतिबिंब लगा हुआ है, प्रतिबिंब में ये आकृति किस प्रकार की दिखेगी। तो इसका जो 25 नंबर का है वो ऑप्शन सी है। आप लोग ये जो आकृति चेक करने के बाद, सारे क्वेश्चन चेक करने के बाद, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं। हम लोग कमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करते रहते हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर करिए, हम रिप्लाई बिल्कुल आएगा। आपको कोई डाउट है या कोई भी क्वेश्चन में लगता है कि आपका आंसर सही है, हमारा आंसर गलत है, तो अगर उस डाउट को, तो वो क्वेश्चन नंबर भी डाल दीजिएगा, हम बिल्कुल ज़रूर देखेंगे उसको, क्वेश्चन को। वैसे हमने पूरी कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन को हमने अच्छे से सॉल्व किया है। ठीक है, 26 का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 27 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 28 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 28 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, और इसमें दिख गया। अब देखिए 29 का, जो इसमें कागज का मोड़ने वाली आकृति है, कागज के टुकड़े को मोड़ करके हम ये आकृति बनाते हैं। तो 29 नंबर जो आकृति है, 29 नंबर जो आकृति है उसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इस प्रकार मोड़ेंगे, यहाँ पर कट लगाएंगे तो इस प्रकार की आकृति हमें मिलेगी। यहाँ पर 2 कट मिलेंगे, यहाँ पे 2 कट मिलेंगे ऊपर भी। ठीक है, तो इनमें से और कोई ऑप्शन नहीं है सही है, केवल सी से ऑप्शन सही है। 30 का ऑप्शन ए सही है, 31 का ऑप्शन डी सही है, 32 का ऑप्शन बी सही है। आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ये आकृति थोड़ी सी हमें यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर कितने साइडेड है, 1 2 3 4 5 6 साइड वाला है।
ठीक है, 6 साइड वाली आकृति है, षटभुज है। तो ये इस वाले आकृति को अगर मोड़ करके बनाएंगे तो हमें यहाँ पर अगर 3 बिंदु डाल दिए तो इस प्रकार की आकृति मिलेगी जिसमें बहुत सारे बिंदु होंगे। ये देखो, ये लाइन की ये जो 2 बिंदु हैं, ये 2 बिंदु हर भुजा पे डिवाइड हो जाएंगे। इधर आ गए, इधर भी आ गए, इधर भी आ गए। और ये जो बीच वाला एक बिंदु है 3 कोने पर, ये 4 जगह डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हमने 4 बार मोड़ा है। बी ऑप्शन सही है। इसको अगर कागज पे मोड़ करके देखेंगे तो भी वही आएगा। 33 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 34 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ये आकृति किस प्रकार की है? ये आकृति खंड अलग अलग हैं, इनको हमें जोड़ना है, इन खंडों को हमें मिलाना है, फिर हमें किस प्रकार की आकृति मिलेगी वो देखना है। 34 का बी सही है, 33 का सी सही है, दोबारा मैं बता रहा हूँ, 35 का डी ऑप्शन सही है, 36 का ए ऑप्शन सही है। आप लोग देखते रहिए कि ऑप्शन में किस प्रकार की आकृति बनी है। आपकी सीरीज अलग है तो हो सकता है ऑप्शन को भी इधर उधर कर दिए गए हों और क्वेश्चन नंबर तो इधर उधर जरूर होगा। ठीक है, तो आप लोग इस पे मत रहिएगा कि ऑप्शन गलत है, मतलब ऑप्शन इधर उधर है, तो आप लोग आकृति को मैच करिएगा, इस पे फोकस होना चाहिए आप लोगों का। इस प्रकार की आकृति है, इसको हम अगर सटीक तरीके से बैठाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। देखिए यहाँ पर एक प्रकार के ये चतुर्भुज बन रहा है, ये वाला चतुर्भुज, और ये वाला त्रिभुज यहाँ पर आ गया और ये वाला यहाँ पर आ गया। ठीक है, और कोई मिल नहीं रही है, और कोई आकृति इसमें से जो मुझे लगा सटीक नहीं बैठ रही है, केवल ए ऑप्शन सही है, तो 36 का ए सही है। मैं कुछ क्वेश्चन पे फोकस कर दे रहा हूँ क्योंकि उस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा लोगों के डाउट आ रहे हैं। 37 का ऑप्शन जो है, ये वाली आकृति में क्या देखना है, ये वाली आकृति में हमें छिपी हुई देखनी है कि ये जो आकृति है ये किस ऑप्शन में छिपी हुई है, किस आकृति में चिन्हित है, किस आकृति में बिल्कुल छिप गई है, सम्मिलित हो गई है। ठीक है, तो 37 का देखिए, ये वाली आकृति इसमें छिपी हुई है, यहाँ 2 लाइन हो जाएंगी, ये तो ए ऑप्शन, 37 का ए ऑप्शन सही है। 38 का सी ऑप्शन सही है, 38 का सी ऑप्शन में ये वाली आकृति निहित है, छिपी हुई है, सम्मिलित है, कुछ भी कहिए आप। और 39 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 40 का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं, एक बार पूरा दिखा दो। उसके बाद अब आते हैं गणित पे। गणित पे आप लोग कमेंट करना जरूर भूलिएगा नहीं, हम लोग आपका कमेंट का वेट करते रहेंगे। तो आप लोग कमेंट जरूर करिए कितने ऑप्शन सही है, कौन सा आप में डाउट है, आपका क्वेश्चन कौन सा डाउट में है, कितने नंबर आए हैं, ये कुछ भी आप इससे संबंधित कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं। अब गणित पे आ गए हैं। गणित को खंड सेकंड में लिखा गया है, गणित हमेशा सेकंड पार्ट में रहती है, खंड पार्ट में रहती है, और खंड को इधर उधर नहीं किया गया है। मुझे लग रहा है सीरीज में खंड को इधर उधर नहीं किया गया होगा। यहाँ पर अंक गणित परीक्षण है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, 4 ऑप्शन हैं, उनमें से टिक करना है कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ये जो 33/40 में क्या घटाया जाए कि 11/40 प्राप्त हो, 33/40 में क्या घटाया जाए कि 11/40 प्राप्त हो, तो हमने इसको सॉल्व करके ए ऑप्शन आ रहा है हमारा, 11/20 सही है इसका। ठीक है, 42 नंबर एक वर्गाकार पार की भुजा 50 मीटर है, इसमें अंदर की ओर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा पथ है। इस पथ को समतल कराने पर 10 प्रति वर्ग मीटर की दर से रुपए में कितना व्यय आएगा, कितना खर्चा आएगा। इसका ऑप्शन आ रहा है बी, 4750। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, 4750 आंसर है इसका। आपके में क्वेश्चन नहीं अलग होगा, क्वेश्चन बस केवल ऑप्शन को इधर उधर किया गया होगा, क्वेश्चन को इधर उधर किया गया होगा। ठीक है, 43 नंबर इसी प्रकार से आते हैं। 43 नंबर क्या है, टीना ने एक स्कूटर 55,000 रुपए में खरीदा। उसने 3400 रुपए की स्कूटर की मरम्मत पर खर्च किए। स्कूटर अपने मित्र को 56,030 रुपए में बेचा, उसका लाभ या हानि। ठीक है, तो इसमें लगाने पर बी ऑप्शन मिल रहा है, 2370 की हानि हो रही है, उसको 2370 रुपए की हानि हो रही है। ऐसे 44 नंबर पे आ जा रहे हैं। एक दुकानदार 1 रुपए की 5 टॉफी की दर से खरीदता है तथा 1 रुपए की 4 टॉफी की दर से बेचता है। 125 रुपए का लाभ कमाने के लिए वह कितनी टॉफी बेचता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 2500 रुपए आएगा। 45 नंबर पे जो दिया गया है, सरलीकरण को सरल करना है, भिन्न है, इसको सरल करना है। 5/22, 7/22, 3/22, 9/22। इसमें देखो हर सम में बराबर है, तो ऊपर को ही हमें सॉल्व करना है। 5 + 7, 7 × 5 12, 12 और 9, 12 9 21, 21 में से 1 घटा
20 हो गया, 20 में से 3 घटा 17, 17/22 आ गया। ठीक है, क्योंकि हर बराबर है तो हमें ऊपर का ही सरलीकरण करना है, अंश ही सरलीकरण करना है। खैर में हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आप लोगों को डिटेल में बताना चाहिए, जल्दी हो जाएंगे, उनको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ यहीं पर। तो 45 का 17/22 आएगा। ठीक है, ऐसे 46 नंबर, एक साइकिल पहिए में 24 तीलियां हैं, दो संलग्न तीलियों के बीच का कोण क्या है। तो एक जानते हैं कि पूरा एक साइकिल के पहिए में कुल 24 तीलियां हैं, दो संलग्न तीलियां। तो इसमें क्या है, हमारा चारों तरफ का एंगल कितना होता है, एक बिंदु की चारों तरफ घूम जाइए तो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, यहाँ पर 360 डिग्री है। 360 को हमने 24 से डिवाइड किया, क्योंकि 24 तीलियां हैं तो 24 जगह एंगल डिवाइड हो गया है, जो कोण है वो 24 जगह डिवाइड हो गया ऐसे। ठीक है, 24 जगह डिवाइड हो गया। ये हम एग्जैक्टली नहीं बना रहे हैं, बस आप लोग समझने के लिए बता रहे हैं कि 24 तीलियां हैं तो 24 जगह एंगल डिवाइड हो गया, तो 360/24 हो गया। तो ये घट गया 12 दूना 24 और 12 3 36, 30 2 15, 15 डिग्री। ठीक है, तो ये 15 डिग्री आएगा ऑप्शन। ठीक है, 46 का बी ऑप्शन सही है, ध्यान दीजिएगा, 46 का 15 डिग्री आएगा ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं 47 नंबर पे। निम्नलिखित आयतों में किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और कितना स्क्वायर सेंटीमीटर है, में स्क्वायर सेंटीमीटर में बताना है कुल मिलाकर के। निम्नलिखित आयतों में किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, क्षेत्रफल किसका अधिक है। ठीक है, तो इन सब का क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, मतलब कि भुजा गुणे भुजा वर्ग के क्षेत्रफल में हो जाएगा, लेकिन लंबाई गुणे चौड़ाई जो है आयत का क्षेत्रफल में आ जाएगा। तो सबका क्षेत्रफल निकाल करके हमने जब देखा तो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, आयत बी 196। ठीक है, आयत मतलब आयत बी, आयत नंबर बी जो है ये वाला, और इसका जो 14 गुणे 14 196 हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ग है तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा, कुल मिलाकर के 196 आएगा आंसर। ठीक है, आयत नंबर बी 196 आएगा। तो ऑप्शन 47 का जो ऑप्शन है उसका बी ऑप्शन सही है, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो दंड ग्राफ पर क्वेश्चन आया है, PQRS द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। ऊपरी दंड ग्राफ से ज्ञात कीजिए कि Q और R ने मिलकर कितने प्रश्न P और S दोनों से अधिक हल किए। ठीक है, तो यहाँ पर 48 का ए ऑप्शन सही है, मतलब 4 आएगा। ठीक है, 4 आएगा, इसका हमने सॉल्व किया तो 4 ही आ रहा है। आप लोग फिर से सॉल्व करिएगा घर पे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार सॉल्व करिएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रहा है क्वेश्चन में तो जरूर कमेंट करिए उसको। ठीक है, 49 नंबर का जो ऑप्शन है इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले बार जो है इसको सॉल्व करेंगे, 4 में से 1 घटा देंगे, 3 आएगा। फिर उसके बाद भागु जोग वाला इसमें लगेगा फॉर्मूला, भागु जोग। ठीक है, मतलब भाग को पहले देखेंगे, भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाओ। ठीक है, जोग घटाओ। ठीक है, तो ये वाले से सीक्वेंस में जाएंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 49 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 49 का ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि 4 आएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। इसको सॉल्व करके आप लोग निकाल सकते हैं भागु जोग। पहले हम बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसमें तो सरलीकरण में ये करेंगे, पहले बड़े ब्रैकेट को, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, सबसे पहले ये बार वाला जो ब्रैकेट है ऊपर बार लगा दिया जाता है ये वाला। ठीक है, रेखा ब्रैकेट जो भी कह सकते हैं। तो इसको हम एक यही सीक्वेंस होता है, सबसे बड़ा फिर मंझला फिर छोटा, ये जो इधर बाहर लगा रहता है यही इसी के बाहर से सीक्वेंस में चलना है। ठीक है, पहले छोटा ब्रैकेट, सॉरी उल्टा बोल दिया था, गलती हो गई, पहले छोटा ब्रैकेट फिर मंझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, मैंने इस सीक्वेंस को पूरा अपोजिट कर दिया था, वो नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, सायं 6 बजे घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य बना कोण है। 6 बजे, 6 बजे देखो ये घड़ी है, घड़ी की सुई है, तो 6 यहाँ पर बचता है ना, 6 यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर घंटे की सुई रहेगी, लेकिन जो मिनट वाली सुई होगी ये यहाँ पर 12 पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या, ये देखो पूरा 360 डिग्री का होता है, लेकिन एक साइड का 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री को हम सरल कोण भी कहते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, ये सरल कोण वाला ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। ये न्यून कोण नहीं है, ना अधिक कोण है, ना समकोण है, सरल कोण इसमें ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अब आते हैं 51 नंबर पे। भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 और शेषफल 27 है तो भाज्य क्या है। ये जानते होंगे, फॉर्मूला जानते होंगे। यहाँ पर फॉर्मूला तो आप जानते होंगे,
कुल मिलाकर के देखो 51 है, भागफल 16 है और 27 शेषफल है। तो मतलब ये जो भाज्य है 848 को हम ऐसे लिख सकते हैं 51 गुणे 16 प्लस 51 27 शेषफल आएगा। ठीक है, तो इसको हम जब गुणा करेंगे 16 का नाम 16 16 पंचे 80 16 पंचे 80 एक 81 प्लस 27 7 6 13 7 6 13। इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, उल्टा हम सॉल्व कर रहे हैं। 843 आएगा, जो भाज्य ऐसे लिखा जाता है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 7 6 13 वही आएगा, 843 ही आ जाएगा। 7 6 13 2 1 3 1 4 हो जाएगा 843 आ गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 51 का। ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा आप लोग। अभी तो पूरा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, फिर भी बीच बीच में जो जो मुझे लग रहा है कि जल्दी से हो जाएगा उसको कर ले रहे हैं। 51 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही है। 52 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही है, ध्यान रखिएगा। 52 नंबर का जो ऑप्शन है वो बी सही है। ठीक है, ये इसको भाग करेंगे, ये सिंपल है। 9432 भागे 1.25 इक्वल्स टू 7545.6 हो तो ये बराबर है। ठीक, इसको करेंगे। ये पहले से कुछ दे रखा है, भाग कर रखा है, इसमें ये बस जानना चाहता है कि तुम्हारे पास, इसको पूरा भाग नहीं करना है, हमें इसकी हेल्प लेनी है। ठीक है, ये इसकी हेल्प लेनी है। देखो 12.5 एक दशमलव 1.25 से इधर दशमलव भाग गया और इसमें और दशमलव लग गए। इसमें जो है इसमें 100 से मतलब 1000 से भाग कर दिया गया इसमें। ठीक है, 1000 से भाग कर दिया गया तो ये आ गया। तो इसमें मतलब कुल मिला करके सॉल्व करेंगे, वो जो होता है ना दशमलव को इधर लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो क्या फर्क आता है, उसी प्रकार से ये संबंधित है। तो 52 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही है। 53 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही है। 54 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, 53 नंबर का जो ऑप्शन था एक सही है। निम्नलिखित में वो कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है? वो एक ही होता है, प्रत्येक हमेशा एक होता है। एक तो दूसरी स्वयं संख्या होती है और जो दूसरी स्वयं संख्या होती है, जो पहली संख्या होती है वो एक होती है। ठीक, हम अभाज्य गुण एक गुणनखंड। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं 54 नंबर पे। 54 नंबर पे 125 इसका जो ऑप्शन है योगफल, इसको जो जोड़ेंगे तो योगफल हमारा 125.2311 आएगा। 125.2311 आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। 55 नंबर का आपको सॉल्व करेंगे। 55 नंबर को अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा के बराबर दशमलव संख्या है, तो इसमें इसको सॉल्व करेंगे कुल मिलाकर के तो बी ऑप्शन सही आएगा, 3.033003। ठीक है, बी ऑप्शन आएगा। 55 का बी ऑप्शन आएगा, ध्यान दीजिए, 55 का बी ऑप्शन आएगा 3.033003। ठीक है, ये आएगा। 56 नंबर जो क्वेश्चन है, 56 नंबर का 90 का अभाज्य गुणनखंडन है 2 × 3 का स्क्वायर × 5, 3 × 9 9 दूनी 16 पंचे 80 अभाज्य गुणनखंडन है। 90 का अभाज्य गुणनखंडन है ये। तो 2 × 3 × 9 दूनी 18 18 पंचे 90, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, 18 पंचे 80 नहीं होता, 18 पंचे 90 होता है। ठीक है, तो 2 इसका स्क्वायर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 90 आ रहा है। अभाज्य गुणनखंड यही हो गया। ये 9 वाला नहीं होगा क्योंकि 9 अभाज्य नहीं है, ये भाज्य संख्या है। इसमें भी 6 भाज्य संख्या है, इसमें 15 भाज्य संख्या है। ठीक है, तो डी ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है इसमें, इसी में अभाज्य आ रहा है। 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3। ठीक है, तो 56 का सी ऑप्शन सही है, ध्यान से दीजिए। आप देखिए नेक्स्ट पे 57 नंबर पे आते हैं। 57 नंबर पे 300 ml की पानी की 17 बोतलें तथा 130 ml की जूस की 30 बोतलों को एक जग में खाली किया गया। जग में लीटर कुल द्रव है, लीटर में कुल द्रव है। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है, 9 जो आया 9। ठीक है, 57 नंबर इसको सॉल्व करेंगे। 300 ml की पानी की 17 बोतलें तथा 130 ml की जूस की 30 बोतलों को एक जग में खाली किया गया। जग में लीटर कुल द्रव है, तो इसको इससे गुणा कर देंगे। और ये ध्यान दीजिए 1000 ml बराबर 1 लीटर होता है। ठीक है, 1000 ml बराबर 1 लीटर होता है। उसको हम लीटर में चेंज कर लेंगे बाद में, इसको इंटू इसका इंटू इसको कर देंगे, इसका इंटू इसको कर देंगे, फिर बटा 1000 कर देंगे। जो आएगा दोनों को जोड़ देंगे, आएगा जो वही
9 आ जाएगा, ठीक है, 9 लीटर आ रहा है लगभग। तो अब अगला 58 नंबर पे आएंगे। 58 नंबर का सरलतम भिन्न रूप क्या है, इसका भिन्न रूप निकालना है। इसको दशमलव की जगह 1 लिख देंगे और 4 जीरो बढ़ा देंगे, 4 नहीं 2 2 4, हाँ 0 9 2 5 है, तो मतलब 4 संख्याएं हैं, 4 अंक है, तो 4 जीरो बढ़ा देंगे इसको। फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, ये दशमलव हटा देंगे, दोनों ऊपर नीचे हर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखो इस बच्चे ने सॉल्व की भी किया है, ये आएगा 400 नीचे आ जाएगा, 2 बार 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 400, हाँ ये कुल मिलाकर के ये आएगा, हमने सॉल्व किया है, अलग भी कॉपी में भी सॉल्व किया है, 8037/400 आएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। ध्यान दीजिए 58 का सी ऑप्शन 8037/400 आएगा। 59 नंबर सभी अंकों 4 2 0 और 7 के प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर है। इनसे सबसे बड़ी संख्या भी बनाना नहीं है, इनसे सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, 7 को पहले लिख देंगे, 4 को लिख देंगे, 2 को लिख देंगे, 0 को लिख देंगे, ठीक है। अवरोही मतलब जो जिनका मान है उसके अवरोही क्रम में लिखेंगे, मतलब घटते हुए क्रम में लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि और उसके बाद छोटी संख्या लिखेंगे। 0 को सबसे पहले नहीं लिख सकते, 2 को लिखना ही पड़ेगा क्योंकि संख्या 4 अंकों की है, 3 अंकों की बन जाएगी अगर हमने 0 यहाँ लेफ्ट साइड लिख दिया, ठीक है। तो 2047 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। 7420 में से 2047 घटाएंगे तो हमें 53 73 बचेगा, मतलब 5377 ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। 59 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 60 का सुरेश अपने पढ़ देता हूँ एक बार क्वेश्चन, वैसे तो ऑप्शन नंबर सी है, 1 घंटा 40 मिनट आएगा। सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे अपने घर से चला, वह 10 मिनट पैदल चला, 1 घंटा 5 मिनट बस में यात्रा की और फिर 15 मिनट पैदल चलकर अपने चाचा के घर पहुंचा। वो वहां 3 घंटा 20 मिनट रुका और शाम 3:30 बजे अपने घर पहुंच गया। वापसी की यात्रा में उसे कितना समय लगा। तो ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद, इस पूरे क्वेश्चन को लगाने के बाद हमें क्या मिलेगा, 1 घंटा 40 मिनट आंसर आएगा, ठीक है। अभी हम क्योंकि हम बस केवल आंसर बता रहे हैं, आंसर बताने पे फोकस कर रहे हैं, इसीलिए आप ध्यान दीजिए, 1 घंटा 40 मिनट आंसर आएगा। इसको हम पेपर को पूरा डिस्कशन करने के लिए, पूरा डिटेल में डिस्कशन करने के लिए, हो सकता है कोई दूसरा नया वीडियो बना दे, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल बारीक तरीके से डिस्कस कर लेंगे। अभी आप लोगों को आंसर चेक करना है कि आप लोगों के आंसर कितने सही हुए हैं, 80 में से कितना क्वेश्चन सही हुए हैं, और मतलब उससे आपका नाम नवोदय में आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, अगर अच्छे नंबर आए हैं तो बिल्कुल आएगा, ठीक है ना, कि कोई सवाल ही नहीं बनता। अब देखते हैं, सी ऑप्शन हो गया 60 का। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 61 हिंदी हमारा भाग थर्ड आ जाएगा। भाग थर्ड हमारा भाषा परीक्षण है, इसमें 4 गद्यांश दिए गए हैं, 4 अनुच्छेद दिए गए हैं और हर अनुच्छेद में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। ये है सुनहरा बाज, ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत बता देता हूँ। सुनहरा बाज अधिकतर अपने घने भरे भूरे परों और सुनहरे पंखों के कारण सलता की से पहचान जा सकता है। युवा पक्षियों में मादा नर के समान ही होती है, किंतु प्रायः बड़ी होती है। शानदार प्राणी उत्तरी गोलार्ध में खुले क्षेत्रों में अपना घर बनाता है। वे पेड़ों या खड़ी चट्टानों की दीवारों पर अपना बड़ा घोंसला बनाते हैं, जिससे उन्हें घात लगाने के लिए अधिक स्थान मिल जाता है। सुनहरा बाज तैरने में दक्ष होता है। अपने पंखों के विस्तृत फैलाव और गर्म हवा की ऊपर उठती मात्रा की सहायता से इसे बड़ी देर तक फिरता हुआ देखना बड़ा सुंदर दृश्य होता है। ऊपर उठती हवा इसके लिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वह सुनहरे बाज को विशाल ऊंचाइयों तक बिना पंख फड़फड़ाए उठा सकती है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद, ये जो अनुच्छेद पढ़ने के बाद हमने जो भी डिस्कशन किया उसके हिसाब से जो आंसर आए उसको हम बता रहे हैं। 61 का जो है, सुनहरा बाज अधिकतर उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, ठीक है। एक पैसेज में दिया गया है उत्तरी गोलार्ध में, देखो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। सुनहरा बाज अधिकतर उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। 62 नंबर, मादा सुनहरे बाज को बड़े आकार से पहचाना जा सकता है। मादा जो है, ठीक है, बड़े आकार से पहचाना जा सकता है। ये 62 का मादा सुनहरे बाज को बड़े आकार से पहचाना जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 63 का, घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए, खुला क्षेत्र चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। पैसेज को पढ़ेंगे आप लोगों को तुरंत एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन बहुत ये इजी पैसेज है, ऐसा कोई हार्ड पैसेज नहीं आया है। 63 नंबर हो गया। 64 नंबर का जो ऑप्शन है, हाँ 64 नंबर जो क्वेश्चन है, शानदार के समान अर्थ वाला
शानदार के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? भव्य। ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, भव्य। भव्य मतलब कि बहुत अच्छा चीज, बहुत मतलब भव्य कहते नहीं है, भव्य चीज है, बहुत अच्छी चीज है। भव्य मतलब बहुत ही रोचनायक या ऐसे टाइप का, तो भव्य ही बन रहा है। स्वर्णिम नहीं है इसमें ऑप्शन, विनम्र भी नहीं है, सुशील नहीं है। सब थोड़े अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग मीनिंग को दर्शा रहे हैं, लेकिन भव्य यहाँ पर बहुत सटीक बैठ रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। 65 नंबर का है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विलोम है? विशाल का विलोम विस्तृत है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 65 का बी सही है। और अगले पैसेज में आते हैं अनुच्छेद नंबर सेकंड में। हो सकता है आपका अनुच्छेद इधर उधर कर दिया गया हो, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से जांच लीजिएगा कि आपका पहला सुनहरा बाज वाला है तो बाज वाले करिएगा, अगर ये तीसरे नंबर पे दिया है तो तीसरे वाले पे पहले कर दीजिएगा। ठीक है, सभी मकड़ियाँ जाले बुनती हैं, जालों, जल्दी जल्दी में पढ़ रहा हूँ। सभी मकड़ियाँ जाले बुनती हैं, जालों से मकड़ियों को 3 कार्य करने में मदद मिलती है। वे मकड़ियाँ अंडे उठाए रखने में, खतरे से छिपने में और भोजन को पकड़ने में सहायक होते हैं। अधिकांश मकड़ियाँ गहरे मटमैले भूरे या काले रंग की होती हैं, जबकि मकड़ी के जाले हल्के रंग के सफ़ेद या धुंधले होते हैं। जब मकड़ियाँ अपने जाल में छिपती हैं तो उन्हें देख पाना कठिन होता है। जाले मकड़ियों को भोजन पकड़ने में भी सहायक होते हैं। मकड़ी के जाले चिपचिपे होते हैं, कोई कीड़ा जाले में आया तो चिपक जाता है, वह निकलना चाहता है पर नहीं निकल सकता, वह फंस जाता है। जाले को हिलना अनुभव करके मकड़ियाँ समझ जाती हैं कि कीड़ा फंस चुका है, इसलिए जाले के बिना मकड़ियाँ वैसे नहीं रह पाती जैसे रहती हैं। सचमुच जाले मकड़ियाँ के अस्तित्व के लिए जरूरी हैं। यह अनुच्छेद किसके बारे में है? मकड़ी के जाले का महत्व बताया गया है इसमें। ठीक है, 66 नंबर का जो क्वेश्चन है, यह अनुच्छेद किसके बारे में है? मकड़ी के जाले का महत्व इसमें बताया गया है, इसीलिए हमें ऑप्शन नंबर ए सही है। मकड़ियों के लिए कीड़ों का महत्व ये सब कुछ नहीं, अंडे देने का महत्व नहीं, मकड़ियों का स्वभाव बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये सब संबंधित है, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है ये बहुत ज़्यादा सटीक बैठ रहा है। ठीक है, अब ऐसे 67 नंबर पे आते हैं, मकड़ियों के जालों के बारे में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं, देखो नहीं को बिल्कुल हाईलाइट कर दिया गया है, मतलब कि ध्यान दीजिएगा क्या सही नहीं है, वो ऑप्शन नंबर टिक करना है। वे जल ढूंढते हैं, कभी भी इसमें इस वाले पूरे अनुच्छेद में जल के बारे में, ढूंढने के बारे में कोई मकड़ियों का कोई भी वो नहीं दिया गया है, हमें कोई भी लाइन नहीं मिली है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, वह शत्रुओं से रक्षा करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ये सही है। वह अंडे पकड़े रखते हैं, ये भी यहाँ पर पढ़ा गया था। वह भोजन पकड़ते हैं, बिल्कुल वो भी सही है। ठीक है, लेकिन सी ऑप्शन कहीं हमें इस पैसेज में अनुच्छेद में नहीं मिला, तो हमें ऑप्शन नंबर सी सही है। 67 का सी सही है। 68 का फांसा का समानार्थी शब्द ए, चिपका। ठीक है, चिपका 68 का ए सही है। मकड़ियाँ कैसे जान लेती हैं कि उनके जाल में कुछ फंस गया है? वे अनुभव करती हैं, बिल्कुल अनुभव करती हैं। वे सुन लेती हैं नहीं, वो सुनती नहीं है। इसके बारे में जो नई पैसेज में दिया गया है उस पर हमें फोकस नहीं करना है, हमें जो दिया गया है वो इस पर फोकस करना है। 69 का सी ऑप्शन सही है। और वे सूंघ लेती हैं, बिल्कुल नहीं। वे चख लेती हैं, ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, तो हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, हमें बायोलॉजी नहीं लगानी है, हमें जो अनुच्छेद से दिया गया है उसको हमें देखना है। ठीक है, 69 का ऑप्शन नंबर सी, वे अनुभव करती हैं। अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में प्रयुक्त अस्तित्व शब्द का भाव है जीवित रहना, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, जीवित रहना, अस्तित्व हमारा अस्तित्व बना रहे, हम जीवित बने रहें। ठीक है, इस प्रकार से है, उनका अस्तित्व के बारे में बात की गई है, वो जीवित रहें। कुल मिलाकर के सभी जीव जंतु जीवित रहना चाहते हैं, उसी प्रकार से वो अपना काम क्रिया करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अस्तित्व का मतलब है ए, जीवित रहना। अब आते हैं अनुच्छेद नंबर 3 पे। ये रोबोट के बारे में। रोबोट एक विशेष यंत्र है, यह कंप्यूटर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार चलता है और काम करता है। एक यंत्र होने के कारण यह ना गलतियां करता है, ना थकता है, यह कभी शिकायत भी नहीं करता। रोबोट हमारे चारों ओर कुछ रोबोट चीज़ें बनाने में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण स्वरूप रोबोट कारें बनाने में सहायक कर सकते हैं। कुछ रोबोट खतरनाक स्थानों के अन्वेषण में प्रयुक्त होते हैं, जैसे ज्वालामुखी। कुछ रोबोट घरों की साफ सफाई में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट शब्दों को भी पहचान सकते हैं। वे टेलीफोन कॉल या उत्तर देने में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं। अधिकांश रोबोट मशीनों को जैसे ही दिखाई देते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो है अनुच्छेद 3 का ऑप्शन नंबर जो 71 नंबर क्वेश्चन है, थका का समानार्थी शब्द है निढाल। ठीक है, निढाल, निर्वात, अन्वेषण, खतरनाक, ये ऑप्शन नहीं सही है, बी ऑप्शन चाहिए, निढाल। ठीक है, थका शब्द, वो थकता नहीं है, रोबोट थकता नहीं। रोबोट के बारे में ये पैसेज दिया गया है। रोबोट गलतियां नहीं करते क्योंकि वे यंत्र हैं, बिल्कुल यंत्र हैं, तभी तो गलतियां नहीं करते। कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं, मानव जैसे दिखाई देते हैं, थके हुए नहीं दिखाई देते हैं। अब आते हैं 73 नंबर पे, क्या है? अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता?
बच्चों को पढ़ाना, ठीक है। अभी तक बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें रोबोट का कोई वो नहीं मिला है, एग्जाम्पल नहीं मिला है, उदाहरण नहीं मिला है जिसमें हमें बच्चों को पढ़ाया जाए रोबोट के द्वारा, ठीक है। कार्य बनाना का इसमें दिया है, ठीक है, मेंशन है इसमें। टेलीफोन कॉल या उत्तर देना, ये तो आप लोगों के सभी के पास होता है, वो एक प्रकार का रोबोट होगा। घर की साफ सफाई इसमें दिया गया, घर की साफ सफाई, ठीक। लेकिन हमें ऐसा कुछ ये रोबोट कभी बच्चों को पढ़ाते हुए हमें नहीं दिखा, तो ये 73 नंबर का डी सही है। हमें अलग से अपना नॉलेज नहीं लगाना, हमें पुराना नॉलेज इस अनुच्छेद में नहीं लगाना, हमें अनुच्छेद से ही देख करके क्वेश्चन को करने हैं। पुराना नॉलेज हमारे पास बहुत हो सकता है, ठीक है, भंडार हो सकता है नॉलेज का, लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि अनुच्छेद से ही लिए गए प्रश्नों को उत्तर का देना है। 74 नंबर क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द खतरनाक का विपरीतार्थक है। खतरनाक का विपरीतार्थक जो सुरक्षित, ठीक है। खतरनाक बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत खराब चीज़, बहुत खतरनाक चीज़, बहुत जो भी जिसमें मतलब कि डरावनी चीज़, उस प्रकार का उसका उल्टा जो होगा, विलोम जो होगा वो सुरक्षित होगा, ठीक। थका हुआ तो ऐसा कुछ नहीं है, थका हुआ हो ही नहीं सकता, पहचानना भी नहीं हो सकता, अन्वेषण भी नहीं हो सकता, बी ऑप्शन ही मिल रहा है सटीक। रोबोट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं लिखा है इसमें, कौन सा कठिन सही नहीं है, हमें पैसे से देख करके आंसर करने हैं। अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते हैं, वैसे ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, 75 का डी सही है। अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, मानव जैसे दिखाई बिल्कुल नहीं देते अधिकांश रोबोट। कुछ रोबोट जैसे कि हमारे जो कार बनाने वाली कंपनियों में है, वो रोबोट केवल हैंड उसमें लगा होता है, हाथ की तरह काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रोबोट मानव के जैसा ही दिखाई दें। ये आपका फ़ोन है, टेलीफोन है, तो मानव जैसा नहीं दिखाई पड़ता, पर भी वो ये एक प्रकार का यंत्र है जो काम फ़ोन कॉल करने में काम आता है, तो वो मानव की तरह नहीं दिखाई देता, सिंपल सी बात है। रोबोट बहुत उपयोगी हैं, बिल्कुल सही है। रोबोट गलतियां नहीं करते, बिल्कुल सही है, गलतियां बिल्कुल नहीं करती। आप कैलकुलेटर चलाते हैं, वो भी एक प्रकार का रोबोट है, वो कभी गलतियां करता नहीं करता ना कैलकुलेटर। आपसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन कैलकुलेटर कभी गलती नहीं कर सकता। अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल दिखाई देते हैं, यंत्र हैं एक प्रकार का, उन्हें हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है या अलग से कोई फ्यूल देना पड़ता है जिससे रोबोट चलते हैं, तो एक प्रकार का यंत्र है जो कभी गलतियां नहीं करता, जो कभी थकता नहीं है। ये ऑप्शन नंबर डी जो है, रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, ये हमारे दिमाग में बन चुका है, एक साइकोलॉजिकल बन चुका है, लेकिन ये एक प्रकार का ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। ऑप्शन मतलब नहीं है, नहीं वाला सही है, ठीक है। अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, ठीक। 75 का डी हो गया। अब आते हैं अनुच्छेद नंबर 4 पे, ये आखिरी अनुच्छेद है, पेपर का आखिरी 5 क्वेश्चन है, इसके बाद देखिए पेपर खत्म हो जाता है। रफ कार्य, कच्चे कार्य के लिए जगह है, ये आखिरी बचा है, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 4 का जल्दी जल्दी मैं पढ़ दे रहा हूँ। पुस्तकें मानव प्रयत्नों के सर्वाधिक समय तक रहने वाले उत्पाद हैं। मंदिर खंडहरों के रूप में ढह जाते हैं, चित्र और मूर्तियां क्षय हो जाती हैं, किंतु पुस्तकें जीवित रहती हैं। पुस्तकें महान विचारों को नष्ट नहीं होने देती, जो आज भी उतने ही ताज़ा हैं जितने तब थे जब लेखक के मन में थे। ये विचार मुद्रित पृष्ठों के माध्यम से बोलते हैं। समय का केवल इतना प्रभाव होता है कि वह चलन से बाहर के अनुचित उत्पादों को बाहर कर देता है। साहित्य में ऐसी कोई चीज अधिक जीवित नहीं रहती जो अच्छी ना हो। अच्छी पुस्तकों ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य की सदा सहायता की है। इसमें आश्चर्य नहीं कि विश्व अपनी पुस्तकों को बड़ी सावधानी से रखता है, ठीक है। जो पुस्तकें हैं एक प्रकार से वो लंबे जीवन के लिए बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती रहती हैं, उनके जो ज्ञान का भंडार है वो चलता ही रहता है, चलता रहता है। जैसे आप महाभारत ले लीजिए, महाभारत बहुत साल पुरानी लिखी गई पुस्तक है, लेकिन वो आज भी पढ़ी जाती है। आज भी उसमें जो मोरल स्टोरी, जो उससे हमें व्यक्तित्व की जानकारी मिलती है, वो आज भी उपलब्ध है, आज भी हम लोग पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से पुस्तकें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। 76 नंबर का जो ऑप्शन है ये मैं ऐसे ही बता दिया, लेकिन हमें जब क्वेश्चन करना है तो हमें अनुच्छेद से ही सहायता लेनी है, हमें और कोई ज्ञान नहीं अपना लगाना है, ठीक है। 76 नंबर क्या है, मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों में पुस्तकें सबसे उपयोगी कृतियां हैं, उपयोगी कृतियां हैं, ठीक है, सबसे उपयोगी कृतियां हैं। ये अनुचित तो हो ही नहीं सकता। ध्यान रखने वाली कृतियां, बिल्कुल मतलब ध्यान रखने वाली तो हैं, लेकिन हमें ऑप्शन नंबर डी जो है ज़्यादा सही है, बिल्कुल सबसे ज़्यादा सटीक सही है। समय खर्च करने वाली, समय तो ऐसा नहीं है, समय पुस्तकें समय खर्च करने वाली बिल्कुल हैं, समय खर्च किया जाता है, लेकिन वो सही उपयोगी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 77 का जो है, अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकी हैं क्योंकि उनमें महान विचार है,
उनमें महान विचार हैं। देखो महाभारत ले लो, रामायण ले लो, कोई भी किताब ले लो, बहुत सालों से, पता नहीं 3000 साल 10,000 साल पहले लिखी हुई जो पुस्तकें हैं आज भी चल रही हैं, क्योंकि उनका जो विचार है वो बहुत ही मतलब कि महान था, तभी तो वो पुस्तकें अभी भी जीवित हैं। लेखक का मन, अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रही सकी क्योंकि उनमें लेखक का मन है, ऐसा कुछ नहीं है। लेखक का मन बिल्कुल है, लेकिन बी ऑप्शन जो है बहुत ज़्यादा सही है, बहुत ज़्यादा सटीक बैठ रहा है। ठीक है, हमें जो यहाँ से अनुच्छेद से जो मिल रहा है वो तात्पर्य से बी ऑप्शन सही है। अनुचित उत्पाद, मुद्रित सामग्री, ऐसा कुछ नहीं है, बी ऑप्शन सही है। 78 का, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अनुचित शब्द का समानार्थी है? यहाँ पर विलोम नहीं पूछा गया है, समानार्थी, समान अर्थ वाला। ठीक है, अनुपयुक्त, अनुपयुक्त है, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बीमारी नहीं हो सकता, अनुचित, बीमारी थोड़ी ना होती है अनुचित, अनुचित मतलब गलत, एक प्रकार का अनुपयुक्त। अनजान, अनजान भी नहीं, अनजान में, अनजान तो अलग चीज हो गई। और उपयुक्त, उपयुक्त तो इसका एक प्रकार से उल्टा हो गया, विपरीतार्थक हो गया। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से पढ़िए गया कि समानार्थी है, कहीं कहीं विपरीतार्थक भी आता है तो उसमें विपरीतार्थक वाला उपयुक्त हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पे। विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि वे विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती हैं। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन सही है। हमें प्रशिक्षित करती हैं, करती हैं। ये देखो, हमें थ्योरेटिकल बेसिस पे हम अगर मतलब जाने लगे, हम फिलोसफिकल काम करने लगे तो हमें ऑप्शन सारे सही सही दिखने लगे। लेकिन हमें, क्योंकि हमें अनुच्छेद से पढ़ करके करना है तो सटीक जो आंसर बैठ रहा है बी, विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती हैं। बिल्कुल करती हैं। शुरू करो। 79 नंबर जो था, विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती हैं, बी ऑप्शन सही है इसका। मानवीय प्रयास का उत्सव मनाती हैं। ये देखो, ऐसे तो बहुत सारे दिमाग में आने लगेंगे, बिना अनुच्छेद पढ़े हुए सारे ऑप्शन सही दिखने लगेंगे, लेकिन जो हमें अनुच्छेद से मिलता है पर्याप्त जो तात्पर्य मिलता है उस हिसाब से बी ऑप्शन सही है। छोटे बच्चे किस प्रकार से आंसर को करते हैं उस हिसाब से हमें देखना है, उनके लेवल पर जा करके हमें ऑप्शन को देखना है। ठीक है, 79 नंबर का बी ऑप्शन सही है। 80 नंबर का, अनुच्छेद में ढहना शब्द का प्रयोग के अर्थ में हुआ। ठीक है, ढहना, इसका ऑप्शन ए सही है, बिखर जाना। इसमें जो लगा है अनुच्छेद में ढहना शब्द का प्रयोग बिखर जाना के अर्थ में हुआ है। ठीक है,